myself डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी, विभाग अध्यक्ष नारायण कॉलेज सिकोहाबाद। मैं आज आपको सॉइल टेस्टिंग और उनके क्या लाभ हैं, फार्मर्स को क्या लाभ हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और न केवल फार्मर्स को भी, बल्कि आप भी इसको समझें कि सॉइल टेस्टिंग कराना क्यों आवश्यक है। वैज्ञानिक भी समझें, विद्यार्थी भी समझें और प्रत्येक नागरिक समझे कि मृदा का परीक्षण क्यों आवश्यक है। जैसे शरीर का परीक्षण होता है, वैसे ही मृदा का परीक्षण करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मृदा एक हमारे जीवन का एक मुख्य घटक है। हम जो भी प्राप्त करते हैं, पौधे हम जहाँ भी ग्रो करते हैं, उसका आधार ही मृदा है। अब जब मृदा बनी होगी तो उस समय मृदा में बहुत सारे पोषक तत्व होंगे। हो सकता है कि वो जो समकालीन पौधे हैं उनके लिए उसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध ना हों, लेकिन जो मृदा बनती है विभिन्न प्रकार की चट्टानों से, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के गुण, विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। यदि मृदा में कैल्शियम की यदि चट्टान में कैल्शियम की अधिकता है, कैल्शियम युक्त चट्टान है, तो मृदा में डेफिनेट है कि कैल्शियम होगा। यदि ऐसी मृदा जिसमें कि पोटास की बहुतायत है, तो डेफिनेट है कि उस मृदा में चट्टान के गुण आ जाएंगे, उसमें पोटेशियम की अधिकता होगी। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, उनके ऊपर मृदा के गुण, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व निर्भर करते हैं। तो जब हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सॉइल टेस्टिंग का, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमें पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक हैं। इसमें कि 16 पोषक तत्व होते हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। अभी वैसे 18 पोषक तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें कि कुछ तत्व हमें प्रकृति से मिलते हैं और कुछ तत्व हमें मृदा से ही मिलते हैं, और उनकी कमी होने पर हम उनको ऊपर से प्रदान करते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तत्व हमें कहाँ मिलते हैं? ये प्रकृति से मिलते हैं, वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे होते हैं जो कि प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी की आवश्यकता हमें पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए अधिक होती है। इसको हम कहते हैं रिक्वायर मोर देन 1 ppm, एंड जो सेकेंडरी हैं उनकी भी मोर देन 1 ppm। और ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता लेस देन 1 ppm होती है, उनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ये पोषक तत्व जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, इनके बिना पौधों की ग्रोथ ही, पौधों की वृद्धि तथा विकास संभव नहीं हो सकती है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये मेंटेनेंस का अधिकतर कार्य करते हैं। तो हमें प्राथमिक पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। अधिक होने के कारण क्या करते हैं कि हम इसको बाहर से प्रोवाइड करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से हम ये मृदा में उपलब्ध कराते हैं। अब जब हम मृदा में उपलब्ध कराते हैं तो बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ रासायनिक उर्वरक भी हमें मिलते हैं। देखा होगा मार्केट में बहुत प्रकार के रासायनिक उर्वरक आते हैं। उन रासायनिक उर्वरक में बहुत सारे, कुछ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सल्फर, कुछ पोटास प्रोवाइड करते हैं, कुछ जस्ता भी प्रोवाइड करते हैं। जिनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं जो कि जस्ता को प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैन के नाम से होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। और विभिन्न प्रकार के ये भी है कि विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार की फसलें विभिन्न रूपों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो उसी के हिसाब से हम नाइट्रोजनधारी उर्वरकों को चुनते हैं कि हमें नाइट्रेट के रूप में चाहिए कि हमें किस रूप में चाहिए।
तो हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग मृदा में करते हैं। इसी प्रकार के फास्फोरस को प्रयोग करने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, इनको भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं। डीएपी एक होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन भी मिला हुआ है और इसमें फास्फोरस भी मिला हुआ है, तो इसमें दो तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा कि ये मार्केट से प्राप्त होता है। इसी तरह से पोटास के भी बहुत सारे, म्यूरेट ऑफ पोटास बहुत पॉपुलर नेम है, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको भी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये मार्केट में प्राप्त होता है, जो फसल के लिए सहायक होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, हम क्यों डालते हैं इनको, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पौधों में सकुलेंसी बढ़ाता है, पौधों में उनके पत्तियों का आकार बढ़ाता है, क्लोरोफिल डेवलपमेंट में ये सहायक होता है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। और फास्फोरस को क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है जड़ों की वृद्धि, विकास, शाखाओं की वृद्धि तथा विकास, फलों की आकार, फलों में दृढ़ता लाने का कार्य करता है फास्फोरस। और पोटास क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों, विभिन्न प्रकार की दृढ़ता लाने में, फसल में, फल में तथा विभिन्न प्रकार के पौधों में शाइनिंग लाने का काम करता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। सल्फर क्या होता है, कुछ पौधों में सल्फर कंटेंट होता है, जितनी भी ऑयल क्रॉप्स होती हैं, मस्टर्ड है, सोयाबीन मस्टर्ड है, आपका सनफ्लावर है, जितना भी तूरिया वगैरह जितना भी है, जो ऑयल क्रॉप्स होती हैं, उनमें सल्फर कंटेंट पाया जाता है, और सल्फर कंटेंट बढ़ाने के लिए हम सल्फर का प्रयोग मृदा में करते हैं। इसी प्रकार जस्ता का प्रयोग अधिकतर धान में किया जाता है। जो खैरा डिजीज होती है धान में, उसमें जिंक जब हम डालते हैं तो कंट्रोल होता है। तो विभिन्न प्रकार के उर्वरक, अब तो सारी फसलों में इन उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है, जस्ता वगैरह का सभी में डालता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आ गई है। ये सब चीज़ों की आवश्यकता हमें जब पड़ी तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में आए, और इन प्रोडक्ट का हमें कोई पता नहीं कि हम कितना डाल रहे हैं, अंधाधुंध डालते चले जा रहे हैं। नाइट्रोजन की मात्रा अंधाधुंध डालते चले जा रहे हैं, फास्फोरस की मात्रा अंधाधुंध डालते चले जा रहे हैं, पोटास की मात्रा अंधाधुंध डालते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कितनी ज़रूरत है, कितनी हम डाल रहे हैं। तो ये रासायनिक उर्वरक के केस में ही होता है। अब हम इसको हम सप्लाई करते हैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के बाई प्रोडक्ट ऑफ फार्म एंड एलाइड इंडस्ट्रीज अलाउ टू डिकम्पोज दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। वी यूज दीज प्रोडक्ट एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जब हम इनको डालते हैं तो इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हम डालते हैं तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारी मिट्टी नष्ट हो रही है, कि किस पोषक तत्व की कमी हो रही है। वो स्वयं में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करें, ये आवश्यकता आन पड़ी, मृदा परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की बहुतायत हो गई, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व डिसबैलेंस हो गए। इसको हम कैसे जानें, इसको हम क्या करें इसके लिए, जिससे कि हमारी मृदा असंतुलित होने से बचे, असंतुलित ना हो, इसके लिए मृदा परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। और इसमें हम विभिन्न पोषक तत्वों की जांच भी करते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अभी डिक्टेट किया। मृदा में इन सभी पोषक तत्वों को संतुलित रूप से रहना बहुत ही आवश्यक है, और ये अगर संतुलन में नहीं है तो ये उत्पादन क्षमता पर और मृदा की क्वालिटी पर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। इसलिए जांच करना हम बहुत ही आवश्यक मानते हैं। प्रायः देखा गया है कि मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी होती ही नहीं है, फिर भी हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब डालते चले जाते हैं। इनसे क्या होता है, हमारा धन का भी हानि होता है, हमारी मृदा भी खराब होती है। तो हम क्या करते हैं कि कमी और किसी की है, कहीं मैंगनीज की, जस्ता की, लोहा की, लेकिन हम डाल रहे हैं नाइट्रोजन। ऐसा न करें, मृदा की जांच कराएं। मृदा की जांच कराने के पश्चात हमें एक कार्ड मिलता है कि हमारी मृदा में किस चीज़ की कमी है, में कौन से पोषक तत्व का स्तर क्या है। उस पोषक तत्व के हिसाब से ही हम मार्केट में जाएं
और जाने के पश्चात हम उर्वरकों का चुनाव कर मृदा में वैसे उर्वरकों का प्रयोग करें। मैं अब नमूना लेने, इसमें क्या होता है कि किसान नमूना नहीं ले पाता, हम मृदा का परीक्षण कैसे करें, क्या करें? तो मृदा के परीक्षण करने से पहले हम उसके नमूने की विधि को जानें। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजेंसीज को मार्केट में उतार दिया है, बहुत सारी प्राइवेट कंसर्न, बहुत सारे एनजीओ, गवर्नमेंट स्वयं अपने वैज्ञानिकों को, अपने जो भी ट्रेंड लोग हैं उनको मार्केट में उतार करके किसान के यहाँ जा कर के किसान को जागरूक कर रहे हैं और उस मृदा के नमूनों को लेकर के लैब तक पहुंचा रहे हैं और वहाँ से रिपोर्ट लेकर के किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अब वो उपलब्ध करा रहे हैं, क्या नमूना सही ले रहे हैं या गलत ढंग से ले रहे हैं? आपको रिपोर्ट सही मिल रही है या गलत मिल रही है? इस रिपोर्ट की जानकारी के लिए सही है या गलत, आपको भी जागरूक होना आवश्यक है। आपको भी जानना चाहिए कि आखिर में नमूना कैसे लेते हैं, कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां परीक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इसको आपको जानकारी की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो गलत ढंग से नमूना ले जाएगा, गलत रिपोर्ट हो जाएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ये जानना आवश्यक है कि मृदा नमूना कैसे लेते हैं। देखिए, इसमें मृदा नमूना लेने के लिए सबसे उचित समय है कि फसल कटने के तुरंत बाद, जब खेत खाली हो, तब हम ऐसी दशा में मिट्टी का नमूना लें। और नमूना लेते समय ये ध्यान रखें कि किसी एक स्थान पर न लें। हम नमूना क्या करते हैं, पूरे खेत से, हमें टेस्टिंग पूरे खेत की करानी है, इसलिए खेत में हम 5-6 स्थानों का चयन कर लें और चयन करने के पश्चात हम उस खेत में गड्ढे बनाएं और गड्ढों से किनारे की मिट्टी परतनुमा निकाल करके 15-20 सेंटीमीटर लगभग हम गहराई पर खोद करके हम वहाँ की मिट्टी निकाल लें। खुरपी से निकाल सकते हैं। एक और सैंपलर आता है जिसको कि हम कहते हैं अगर एक तरह का बर्मा टाइप का होता है जिसको कि हम चलाते हैं तो उस नीचे की मिट्टी में घुसता चला जाता है, उतना ही सैंपल निकल के आता है जितना कि हमें ज़रूरत है। अब हम जब नमूना लें तो हम ये देखें कि कहीं पर उसके गड्ढे के आसपास घास फूस तो नहीं है, कहीं उसमें कार्बनिक पदार्थ तो नहीं है, कहीं उसमें गोबर की खाद का गड्ढा तो नहीं है। ये हम देख लें कि ऐसा स्थान ना हो, नहीं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा प्रभावित हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। तो हमें जो भी नमूना लेना है या ये आप नमूना लें तो इनका विशेष ध्यान रखें। अब हम क्या करते हैं कि जब गड्ढा खुद जाए तो खुरपी की सहायता से जो मिट्टी चारों तरफ की है उसको हम गड्ढे में गिरा देते हैं। गिराने के पश्चात हम उसको निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात साफ कपड़े या पॉलीथीन थैलों में उनको मिक्स करके भर देते हैं। लगभग आधा किलो हमने उसमें भर लिया। अब हमने क्या किया, उसमें से जितने भी पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ, डंठल वगैरह अगर आ गए हैं तो उनको हम छलनी के द्वारा हटा देते हैं। 5-6 जगह की मिट्टी हमने एकत्रित की, मिट्टी को हमने अच्छे ढंग से मिक्स किया। प्रायः ये काम छाया में करते हैं। और मिट्टी को मिक्स करने के पश्चात हम एक लंबी मेड़ बना देते हैं। उस मेड़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से एक बीच वाला पार्ट हम रख लेते हैं। ऐसा हम बराबर करते चले जाते हैं। कब तक करते हैं? जब तक कि मिट्टी का नमूना लगभग आधा किलो न रह जाए। अब जब आधा किलो रह जाता है तो हम फिर उसको ढंग से छान लेते हैं, कंकड़ वगैरह सब जिससे निकल जाए। और हम निकलने के पश्चात उसको आधा किलो जब आपका आ गया तो निकलने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको एक पॉलीथीन बैग में भर लेते हैं। और भरने के पश्चात उसमें चूंकि अब किस खेत का है, जब वहाँ पे जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा किस खेत का है। तो हम क्या करें कि पहचान के लिए हम एक कागज़ लें और कागज़ पर हम अपना नाम या जिस किसान का नाम है वो किसान का नाम, खेत की पहचान, अगर खेत की संख्या है तो खेत की संख्या, और गांव का नाम, विकास खंड का नाम, और कौन सी फसल इसमें पहले बोई गई थी उस फसल का नाम हम उस पर इंगित करें।
और इंगित करने के पश्चात हम उस थैले में उसको डाल दें। डालने के पश्चात हम उस थैली को बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात हम ये किसी सेंटर पर या कोई भी मिट्टी लेने आता है उसको हम पकड़ा देते हैं, दे देते हैं। वो नमूना किसके लिए चला जाता है? टेस्टिंग के लिए चला जाता है। वहाँ से टेस्ट होकर के जब वो नमूना आ जाता है तो क्या करते हैं कि हम उसी के अनुसार अपने खेत में खाद का प्रयोग या उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि खेत से नमूना लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो टेस्टिंग आपकी गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि जो लेने वाला आया है वो भी ऐसा न करे, और अगर आपको लेना है तो आप ये सहूलतें बरतें। नमूना लेते समय गड्ढा को कंपोस्ट खाद या गोबर के ढेर के पास न बनाएं। किसी छायादार पेड़ के नीचे खेत में स्थान न चुनें। नहर नाली के पास से नमूना न लें। खेत की ढाल मिट्टी के बनावट के अनुसार नमूना एकत्र करें। जहाँ खेत ढालू है उसका अलग नमूना, जहाँ खेत ऊंचा है उसका अलग नमूना। और ये ध्यान रखें कि गीली मिट्टी से नमूना न लें। नमूने की पहचान के लिए ये ध्यान रखें कि जो मैंने बताया कि सारी जानकारी, किसान का नाम, गांव, तहसील, जिला, फसल का नाम आदि लिखकर अवश्य डाल दें। फिर मिट्टी वाले थैले को हम तापक्रम से बचाने के लिए छाया में रख दें। ऐसा अवश्य करें, ये सावधानियां बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फिर प्रयोगशाला में पहुंचा करके हम वैज्ञानिक जांच करवाएं और हम कैसे बोए जाने वाली फसल से अधिक उत्पादन लें और हम उर्वरकों की संतुलित मात्रा कैसे कितनी डालें, ये संस्तुतियाँ जो हमें लैब से मिलेंगी उससे हमें जानकारी मिल जाएगी। ऐसा करने के पश्चात जो मृदा को की असमान बनावट और रंग के कारण पहला देखा गया है कि मृदा की जो असमान बनावट और रंग के कारण कभी कभी नमूना लेते समय बहुत सी मुश्किल होती है। कहीं ढालू है, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो विभिन्न प्रकार के कारक जैसे मृदा की गहराई, क्षेत्र का आकार, फसल का प्रभाव, वर्षा का मौसम, नमूना लेने की बारंबारता और मिश्रित सह नमूना की संख्याओं पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि मृदा नमूना एकत्र करने के लिए हल्की गहराई को ही चुनते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे है, तो इसमें हल्की गहराई का मतलब 6 से 9 इंच की ही हम गहराई से नमूना लेते हैं, जिसमें पौधों को अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्धता रहती है। लगभग 6 से 9 इंच, लगभग 50% से अधिक पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। उतनी ही गहराई से हम नमूना को लें। अनाज वाली फसलों के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर और घास वाली फसलों की 5 से 10 सेंटीमीटर तक गहराई रखी जाती है। अगर घास वाली फसलें हैं तो 5 से 10 सेंटीमीटर तक नमूना लें, और अगर अनाज वाली फसल है तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक गहराई तक। घास का लॉन बगीचा लगाने, क्षारीय मृदाओं में फसल उगाने के लिए मिट्टी का नमूना ऊपरी तह के अलावा निचली तहों से रहना चाहिए। जहाँ पर घास होता है या क्षारीय मृदा होती है उसका नमूना कहाँ से लें? हम निचली तहों से लें। और उर्वरकता बनाने के लिए, उर्वरकता को हम कंट्रोल करने के लिए हम मृदा की जांच क्या करें? कम से कम 3 फसलों के उगाने के बाद के पश्चात अवश्य करें। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा नमूना मृदा चला जाता है, ये तो कार्य हमारा खेत का हो गया। अब जब नमूना हमारा खेत से चला जाता है तो मृदा परीक्षण के बहुत सारी प्रयोगशालाएं होती हैं, उनमें उसकी टेस्टिंग की जाती है। उनमें क्या टेस्टिंग करते हैं? सबसे पहले करते हैं पीएच मान, फिर क्या करते हैं घुलनशील लवण, और क्या करते हैं जिसमें कि विद्युत संवाहिता और जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ कितना है, उपलब्ध पोषक तत्व कितने हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जस्ता है, इसकी भी हम जांच करते हैं।
कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कॉपर है, लोहा है, मैग्नीज है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, इसकी भी जांच की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी हम करते हैं। इसको हम बड़ी लेबोरेटरी में, क्योंकि हर जगह सूक्ष्म पोषक तत्व की टेस्टिंग नहीं होती है। उपयुक्त की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जो अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे अम्लीयता क्षारीयता का भी हम जांच करते हैं। जैसे जो जांच करते हैं अम्लता क्षारीयता, कभी कभी मृदा की जांच, उनकी प्रतिक्रियाएं जैसे 0.002 एन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनियम सल्फेट एक ट्रक विधि होती है। अमोनियम मृदाओं में 0.5 एन सोडियम बाइकार्बोनेट ओल्सन विधि होती है। क्षारीय मृदाओं में उपलब्ध फास्फोरस की जांच के लिए ये सब विधियां उपयुक्त मानी जाती हैं। पोटास के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्गन रीजेंट द्वारा हम पोटास का हम परीक्षण करते हैं। अम्लीय मृदाओं में तथा अमोनियम एसीटेट तथा उदासीन एवं क्षारीय मृदाओं में सबसे अधिक इस तरह से हम मॉर्गन रीजेंट के द्वारा इनका प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, पीएच मान के आधार पर मृदा उर्वरता की भी जांच करते हैं। कैसे करते हैं, मृदा में पीएच मान की जांच करते हैं जो अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, जिससे पीएच मान से मृदा में पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं की उपलब्धता आंकी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर मृदा क्षारीय अधिक अम्लीय स्वभाव की है तो उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम रहती है। अगर पीएच ज़्यादा है तो उपलब्धता कम होगी और पीएच कम है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होगी, क्योंकि जो अधिकांश तत्व होते हैं वो अघुलनशील होकर के अधिकता की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं और पौधों को आसानी से ग्रहण नहीं होते हैं। अब पीएच मान यदि सामान्य है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सामान्य मृदा में सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। मृदा पीएच के आधार पर मृदाओं के वर्ग तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर हम इसको निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए, ये पीएच मान, मृदा का वर्ग और पोषक तत्वों की उपलब्धता। ये देखिए, जब पीएच मान 6.5 से कम है तो मृदा 6.5 वाली कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसमें और 6.5 से 8.5 है ये सामान्य होगी और 8.5 से अधिक है तो ये क्षारीय होगी। तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व उपलब्ध हुए हैं जब हमें सामान्य मृदा मिली या मृदा जब हम सामान्य प्रकृति की है हमारी। अब मृदा में जीवाणुओं का संवर्धन एवं उनका उचित विकास मृदा पीएच के अनुसार बदलता है। जिन मृदाओं में जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता अधिक रहती है उनके स्वास्थ्य का स्तर अच्छा माना जाता है। जब ज़्यादा जीवाणु होंगे, क्रियाशीलता अधिक होगी तो डेफिनेट है कि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अम्लीय अवस्था में समस्त जीवाणु निष्क्रिय रहते हैं, उसी तरह से जैसे उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और पीएच 6 पर सबसे अधिक क्रियाशीलता जैसे होती है, जो कवक होते हैं उनकी क्रियाशीलता 6 पर सबसे अधिक होती है और जो उदासीन मृदा 7 होती है इसमें ये अधिकतर ग्रो करते हैं और उदासीन मृदा इसीलिए सभी जीवाणुओं के लिए उत्तम मानी जाती है। इसी तरह से अधिक क्षारीयता वाली स्थिति में क्या होता है, अधिक क्षारीयता वाली स्थिति में भी जीवाणुओं की क्रियाशीलता या सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित रहती है। ऐसी स्थिति में जीवाणु अपनी वृद्धि तथा विकास नहीं कर पाते हैं। अब और क्या होता है, जैसे घुलनशील लवणों की मात्रा के आधार पर भी हम उर्वरकता की जांच करते हैं। इसमें सभी मृदाओं में घुलनशील लवण पाए जाते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। उसमें मृदाओं मात्राओं के प्रभाव फसल की वृद्धि एवं उसकी उपज पर पड़ता है। अब फसल उत्पादन से अधिक लवणों वाली मृदाएं अच्छी नहीं होती फसल उत्पादन के लिए। इसमें देखिए विद्युत संवाहिता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको विद्युत धारिता भी कहते हैं। इसमें देखिए कितना करंट है हमारी मृदा में, ये मिली महोज प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से नापा जाता है। इसमें इसका एक मानक है कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 से कम है तो ये क्या होता है, फसल के लिए ये सामान्य है, अच्छा है। अगर 1 से 2 है तो ये बीज अंकुरण नहीं होगा। विद्युत धारिता ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो बीज का अंकुरण प्रभावित होगा। और अगर 2 से 3 है तो फसलों की वृद्धि के लिए ये
अच्छा नहीं होगा, फसल वृद्धि ही नहीं करेगी। और 3 से अधिक है तो फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किसी किसी सॉइल में ईसी ज़्यादा, कहते हैं कि हमारी मृदा ठीक है, सब कुछ उर्वरक है, सब दिखाई देता है, लेकिन पौधे पनपते नहीं हैं। तो आप उसमें पीएच की जांच और ईसी की जांच अवश्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पता लगे कि हमारी मृदा में कितना पीएच है, कितनी विद्युत धारिता है। अब मृदा तत्व की जांच करते हैं कि मृदा में क्या क्या है। तो मृदा तत्व के लिए हमने बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं। इसमें इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चलाया गया है। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की मृदा प्रयोगशालाएं खोली गई हैं, जिला स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर भी पहुंच गए हैं। बहुत सारी प्राइवेट एनजीओ भी आकर के इस मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से टेस्टिंग, इसका मृदा के जो कलेक्शन ऑफ सैंपल है वो तो प्रोसीजर एक ही है, लेकिन हमें अन्य विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा इन मृदा के पोषक तत्वों की टेस्टिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से पोषक तत्व ये मृदा में टेस्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी विशेषकर जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता बहुत होती है, इनकी हम टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पोषक तत्व हैं जो इस समय जिनका कि परीक्षण किया जा रहा है, जैसे द्वितीय पोषक तत्व हैं, जैसे सल्फर है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, इसकी भी जांच अब शुरू हो गई है। ये लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के लिए, चूँकि नाइट्रोजन ह्यूमस में पाया जाता है, नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है, तो हम नाइट्रोजन की जानकारी के लिए परसेंट ऑर्गेनिक मैटर, परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन का हम निर्धारण करते हैं। परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन के निर्धारण में बहुत सारी विधियां हैं। वैसे देखा गया है कि लगभग 58% मृदा में कार्बन पाया जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा हम इनका आकलन करते हैं। मृदा की एक अच्छी दशा में सभी कारकों द्वारा कुल मिला के 35 से 40 किलोग्राम उपलब्ध नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक एकत्रित होती है। कैसी दशा में? खराब दशा में यह 10 से 12 किलोग्राम हो जाती है। और मृदा की जांच में उपलब्ध नाइट्रोजन का आकलन जो है वो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। मृदा जांच में कितनी नाइट्रोजन है, कुछ तरीके दिए गए हैं, वो निम्न है। देखिए, निष्कर्ष तरीका शीघ्र ऑक्सीकृत योग, जिसमें वाकले एंड ब्लैक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोगों से इसका आपसी संबंध फसल उपज के साथ बहुत ही सकारात्मक देखा गया है। इस विधि के द्वारा इस आधार पर वैज्ञानिकों ने मृदा कार्बनिक पदार्थ को नाइट्रोजन उपलब्धता का बहुत ही अच्छा सूचक माना है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कार्बनिक पदार्थ की अधिक उपस्थिति में नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो नाइट्रोजन की कमी है। मृदा में नाइट्रोजन की जानकारी हेतु कार्बनिक या जीवांश पदार्थ को निम्न स्तरों में बांटा गया है। अब देखा गया है कि मृदा में नाइट्रोजन की जानकारी के लिए अगर अति न्यून है तो कितना कार्बनिक पदार्थ होगा? 0.2% कार्बनिक पदार्थ होगा। अगर न्यून है तो 0.21 से 0.5 और मध्यम है तो 0.51 से 0.8% कार्बनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। और अगर हाई नाइट्रोजन है, कहने का मतलब है कि इसमें 0.8% के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हम नाइट्रोजन की मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं। इसी तरह जीवांश पदार्थ की अति न्यून से मध्य स्तर तक की मृदाओं में नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है। ऐसी मृदाओं में उर्वरक की पूरी संशोधित मात्रा देने की संस्तुति की जाती है। कहाँ पर? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जबकि जीवांश कार्बन की उच्च स्तर की मृदाओं में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। इसमें संशोधित नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा की लगभग 25 से 30% कटौती करके हम नाइट्रोजन उर्वरक को डाल सकते हैं। इससे क्या होता है? हमें हमारे धन की बचत होती है, क्योंकि हमने देख लिया है कि हमें नाइट्रोजन कितनी देनी है। अगर हम परीक्षण नहीं कराएंगे, ऑर्गेनिक मैटर का हम अगर निर्धारण नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारी मृदा में नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर पता लग जाएगा तो उसी हिसाब से हम नाइट्रोजन को मेंटेन करके अपनी मृदा में दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम मृदा जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है
प्राकृतिक कहाँ से आपूर्ति होती है, और जो नाइट्रोजन वो मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्तरीकरण तथा कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के बाद प्राप्त नाइट्रोजन कितनी है, ये भी हमें प्राप्त हो जाती है। इससे इस पता लग जाता है। और हमने भारत में लगभग सुबैया एंड सीजा जो है ने इसको परिवर्तित कर मृदा नाइट्रोजन को निम्न स्तर में परिवर्तित किया है। कम नाइट्रोजन स्तर की मृदाएं, मध्यम नाइट्रोजन स्तर की मृदाएं, उच्च नाइट्रोजन स्तर की मृदाएं, और ये मृदाओं को उन्होंने अलग अलग बांटा है। ऐसी मृदा जिसमें 250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के नीचे है, तो कम नाइट्रोजन स्तर की, जिसमें 250 से 500 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है, कुछ में 500 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से नाइट्रोजन के स्तर से मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे की जाए उस पर इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है। इसी तरह से देखिए, इनक्यूबेशन का एक तरीका है। धान की फसल में अधिकतर हम किस रूप में देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन धारी उर्वरक को हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, परीक्षणों के आधार पर मृदा में अमोनीकृत नाइट्रोजन के स्तर के आधार पर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा का अनुमान आसानी से लगा लेते हैं। देखिए, ये मृदा में अमोनीकृत नाइट्रोजन जो होती है धान की फसल के लिए, उसमें नाइट्रोजन उर्वरक की संस्तुतियाँ कैसे करते हैं। मृदा को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, कम, मध्यम, उच्च और अति उच्च। तो इसमें अमोनीकृत नाइट्रोजन लेस देन 25 से 50 और 50 से 60 एंड मोर देन 60। अब इसमें क्या है, अमोनीकृत नाइट्रोजन, इसमें क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 100, अगर लेस देन 25 है तो 103 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और मध्यम में 56 से 103, उच्च में 28 से 56 और अति उच्च में नहीं मालूम पड़ पाई। इस तरह से ये संस्तुति की गई। कुछ मृदा नाइट्रोजन जांच में कुछ प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं जो मैंने बताया, उसमें हमने इसमें समराइज किया टेबल के रूप में। देखिए, कुल नाइट्रोजन कार्बनिक कार्बन, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से और गर्म पानी से कैसे प्राप्त करते हैं, और संदर्भ भी दिए गए। अब हमें आया ये फास्फोरस की मात्रा हम कैसे ज्ञात करते हैं। मृदा में फास्फोरस का जैसा कि स्वभाव सबको मालूम है कि ये अनुपलब्ध रूप में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ही हम डालते हैं, ये बहुत ही जल्दी उपलब्ध हम डालते हैं, बहुत ही जल्दी ये चेंज होकर के अनुपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के आयरन और एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके अनुपलब्ध हो जाता है। तो जैसे ही हम डालते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फास्फोरस की मात्रा जब हम डालते हैं तो एक साथ पूरी मात्रा डाल देते हैं। जब हमें ज़रूरत हो तो धीरे धीरे पौधे, धीरे धीरे प्लांट उसको अवेलेबल करा करके यूज करते रहते हैं। तो जब हम मृदा में जब फास्फोरस की मात्रा थोड़ी होती है, तब यह मजबूती के साथ अवशोषित करने लगता है और कम होती है, और पी विलयन की मात्रा किसी खनिज के विघटन के बाद प्राप्त पी से कम हो जाती है। सभी कार्बनिक पी लेवल पी के साथ में होते हैं। मृदा विलयन में फास्फोरस का नियंत्रण अकार्बनिक और अधिशोषित पद्धति की गति पर निर्भर करता है। इस स्थिति में अगर फास्फोरस मृदा में डाला जाता है, विलयन पी की मात्रा तब तक बढ़ेगी जब तक कि घोलकता इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाती। ये सब पी के केस में होता है। फास्फोरस का जमाव ज़्यादा हो जाता है, अधिक फास्फोरस का। इसमें जो है हमने देखा है कि मृदा में फास्फोरस की जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो फसलवार भी हमने देने की कोशिश की है कि कम फास्फोरस चाहने वाली फसल जैसे सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मध्यम फास्फोरस चाहने वाली फसलें ये हैं, उच्च फास्फोरस चाहने वाली फसलें ये हैं। इसमें ऑल्सन पी एक विधि होती है। ऑल्सन पी के साथ हम सॉइल एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम ऑल्सन पी विधि द्वारा हम फास्फोरस को निर्धारित करते हैं। इसमें एक निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग का एक विश्लेषण दिया गया है कि लेस देन 4 अगर है तो निम्न फास्फोरस, 5 से 7 है तो मध्यम, और अगर उच्च है तो मोर देन 8। ये फास्फोरस की मात्रा है। अब विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग मात्रा है। मृदा में फास्फोरस का एक निश्चित स्तर बनाने के लिए हम उर्वरकों को डालते हैं। ये उर्वरक अगर हम मृदा के परीक्षण के बाद डालें तो हमें लाभ होता है। विभिन्न प्रकार की देखिए ये कौन कौन सी जांच विधियां हैं। ऑल्सन है
और ब्री मेथड है, मॉर्गन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको कि हम फास्फोरस की जांच के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। एक जो स्तर आता है वो 20 किलोग्राम P2O5 पर हेक्टेयर के नीचे, ये निम्न स्तर होता है फास्फोरस का। श्रेणी इसकी है फास्फोरस की, मध्यम में 20 से 50 किलोग्राम P2O5 पर हेक्टेयर होता है और उच्चतर में 50 किलोग्राम P2O5 पर हेक्टेयर होता है, जो कि फास्फोरस P2O5 के स्तर को मृदा में बताता है। एक सोडियम बाइकार्बोनेट घुलनशील फास्फोरस विधि भी है, अमोनियम फ्लोराइड भी एक विधि है जिसके द्वारा हम फास्फोरस का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से एक विधि है पोटेशियम का निर्धारण। पोटेशियम का को 3 श्रेणियां हैं, एक विनिमेय योग्य एवं पानी में घुलनशील, एक स्थिर हाइड्रस माइका और एलाइट, एक फेल्डस्पार माइकोवाइट, अर्थात धीरे धीरे उपलब्ध होने वाले पोटेशियम के रूप में। तो हमने देखा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा जब भी हम खेत में डालते हैं रिकमेंड किया जाता है हाफ फुल, क्योंकि पोटेशियम और जो फास्फोरस है वो धीरे धीरे अवेलेबल होता है। जैसे जिसकी आवश्यकता होती है पौधे उसको लेते रहते हैं और धीरे धीरे ये रिलीज होता रहता है। इसी के कारण हम जो उर्वरकों को हम प्रदान करते हैं मृदा में, हम हाफ फुल की मात्रा ही देते हैं। इसी तरह से पोटेशियम के निष्कासन के लिए, पोटेशियम के हम निर्धारण के लिए विभिन्न प्रकार के हम जांच विधियां अपनाते हैं। इसमें मैक्लीन एक विधि है 1:2 सॉइल वाटर सस्पेंशन, मॉर्गन रीजेंट है, इसमें भी हम पानी के द्वारा मॉर्गन रीजेंट के विभिन्न केमिकल्स के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और हम उसको एक विशेष मशीन द्वारा निकाल करके पोटेशियम की जांच कर लेते हैं। ये देखिए द्वितीय पोषक तत्वों की जांच के लिए भी हम बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें कि जो विधि अधिकतर अपनाई गई है वो सल्फर के केस में हम टर्बिडिटरी मेथड होता है, उसके द्वारा हम इसका निर्धारण करते हैं। अगर मृदा में सल्फर की मात्रा कम है तो क्या करते हैं, देश में लगभग पैरा देखा गया है कि 50 से 60% मृदाएं जो हल्की और रेतीली है उसमें सल्फर की कमी पाई गई है। सल्फर फास्फोरस की तरह मृदा में उपलब्ध रहता है तथा पौधे इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सुलभ या उपलब्ध रूप का सल्फेट सल्फर जो पानी में घुलनशील है अधिक तेजी से शोषण होता है। मृदा में अन्य दूसरे सल्फर के रूप में जैसे कार्बनिक एवं कुल सल्फर आदि होते हैं, परंतु इनका शोषण विच्छेदन के बाद ही होता है। उपलब्ध सल्फर की जांच के लिए बहुत से रसायन निष्कर्ष हम प्रयोग में लाते हैं, जिसमें ऑल्सन है, मॉर्गन है, व्रेज है एवं 0.15 कैल्शियम क्लोराइड आदि का प्रयोग करते हैं। और जब हमें इसकी मात्रा प्राप्त हो जाती है तो हम जांच के आधार पर मृदा को कई श्रेणियों में बांट करके हम सल्फर की मात्रा को बताते हैं। ऐसे कम सल्फर स्तर की मृदाएं जो होती हैं वो 10 ppm के नीचे, और मध्यम सल्फर की मृदाएं होती हैं 10 से 20 ppm की मात्रा पाई जाती है, और उच्च सल्फर की मृदाओं में 20 ppm से ऊपर हमें सल्फर की मात्रा उस परीक्षण के द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम भी हम निकालते हैं, इसका भी एक लिमिट होती है कि हमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितनी मात्रा है। अब हम अम्लीय मृदाओं के लिए चूने की आवश्यकता किससे निकालते हैं, बफर घोल विधि द्वारा निकाली जाती है। इसके लिए मृदा को बफर में घोलते हैं तथा कुछ समय बाद उसका पीएच मान निकालते हैं। इस पीएच मान का मिलान पहले से सारणी में दी गई चूने की मात्रा से करते हैं, और मृदा की अम्लीयता सुधारने तथा उर्वरक बढ़ाने के लिए हम चूने को रिकमेंड करते हैं कि हम उसमें चूना डालें, कितना डालें, ये रिकमेंडेशन करते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच की जाती है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए जस्ता है, जस्ता की कमी के लिए हमने देखा कि देखिए पौधों में पत्तियों पर सूक्ष्म तत्वों की कमी के प्रमुख लक्षण, जब पौधा उग जाता है तो हमें कमी के लक्षण जीवांश पदार्थ की कमी होगी, फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होगी, ये कमी के लक्षण। मृदा की निचली परत कठोर हो जाएगी, नाइट्रोजन उर्वरक को बार बार
इस्तेमाल करना होगा, चूने की मात्रा अधिक होगी, मृदा में जलोढ़ हो जाएगी, शीत जलवायु होगी। अगर लोहा की कमी है तो भारी धातुओं की अधिकता होगी, जीवांश की कमी होगी। और मैंगनीज की है तो मृदा का स्वभाव अम्लीय या क्षारीय होगा, मृदा का तापमान भी कम होगा। इन सारे इंडिकेटर्स के कारण हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी मृदा में किस तत्व की कमी है। इनका हम जो परीक्षण करते हैं ADTA मेथड के द्वारा हम सबकी जानकारी करते हैं, और हम इसको सूक्ष्म पोषक तत्व की फ़िलहाल अभी कोई यहाँ पे बड़ी लैब उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम इसको सैंपल को बाहर जैसे CDRI वगैरह है अन्य जगहों पर भेज करके हम इसकी मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी विधियां हैं। एक और क्वांटिटेटिव तरीका होता है, जो एक क्वांटिटेटिव तरीका होता है जिसमें कि हम इस तरह से मृदा की जांच करते हैं, और हम बहुत सारी विधियां हैं, मूल्यांकन की विधियां, जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का इनका ग्राफ द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि हम किस तरह से मृदा का परीक्षण कर हम लाभ उठाएं। देखिए सूक्ष्म तत्वों की मात्रा, कुछ वर्षा जल में सूक्ष्म तत्वों की मात्रा, जल का भी हम परीक्षण करते हैं। इसमें लोहा कितने ppm, लोहा होना चाहिए 0.8, मैग्नीज होना 0.016, कॉपर होना चाहिए, मॉलिब्डेनम 0.0। ये हम विभिन्न प्रकार के जल को प्राप्त कर हम उनका परीक्षण कर लेते हैं। ये जल के निर्धारण की विधियां हैं, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास होना चाहिए। हम आज आपको केवल मृदा के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। ये पादप नमूना लेने की विधि वगैरह दी गई है, कैसे हम पादप का नमूना लें, पादपों में हम कैसे पोषक तत्वों को ज्ञात करें, ये सारी है। इनका विश्लेषण भी हमने दे दिया है कि हम पौधों में भी हम विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी लें कि कौन कौन से तत्वों की कमी होती है, किस तत्व को हम कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब की आवश्यकता हमने, देखिए अब जब हम मृदा उर्वरकता मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हैं, जब हमें पता लग गया कि हमारी मृदा में कितनी मात्रा में है, तो हम एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं। उस हेल्थ कार्ड में कब हमने मृदा का परीक्षण कराया, उस डेट में हमारे मृदा में क्या क्या कमी थी, उसके लिए हमने कौन कौन से फर्टिलाइजर किस मात्रा में डाले, पूरा डिटेल उस सॉइल हेल्थ कार्ड में होता है। इसके पश्चात फिर हम जब 3 फसल ले लेते हैं, तो 3 फसल लेने के बाद फिर हम दोबारा मृदा का परीक्षण करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस तत्व की कमी अब मृदा में बची, या उस तत्व की कमी का निस्तारण हुआ कि नहीं। इस तरह से हम मृदा स्वास्थ्य का कार्ड बना करके हम अपनी मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। कम उर्वरकों के प्रयोग से अपनी धन को बचा सकते हैं, और अपनी मृदा को प्रदूषण से बचा सकते हैं। अधिक से अधिक हम छोटे से छोटे मृदा के टुकड़े से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।